हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने स्क्रीन शेयर किया है और आपको कंफर्म करना है पेपर आपको दिख रहा है सो दैट वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग पेपर। ये जेई मेन पेपर है लास्ट डे का। ओके ओके, दैट्स गुड। सो जेई मेन पेपर सभी लोगों ने दिया होगा जितने लोग अटेंड कर रहे हैं। सो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे एक्स्ट्रा, वो भी बता दूंगा। और हालांकि इस पे सोल्यूशन दिया गया, सो आप सोल्यूशन से भी उसको वेरीफाई कर लेंगे लेटर ऑन। उसके उसके बावजूद भी अगर आपके पास डाउट परसिस्ट करता है तो आपको ज़रूर पूछना होगा, क्योंकि जब आप डाउट पूछेंगे तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट करता हूँ और ये हॉलो मेटालिक स्फीयर है, वाटर से फिल्ड है। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आया, लास्ट लेक्चर में कभी हम लोगों ने किया था। हाँ, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है और ये एग्जाम में आ भी चुका है एज आई टोल्ड यू। और सिचुएशन ये होता है कि जब कोई पेंडुलम होता है, हालांकि हम लोग बात कर चुके हैं फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। जब कभी आपको लेंथ मेजर करना होगा, सो लेंथ इज नॉट ऑफ द स्ट्रिंग अलोन, इट इज अप टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। तो अगर जब फिल करेंगे लिक्विड से तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, लीक कर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास डाउन साइड जाएगा, फिर जब कंप्लीटली लीक कर जाएगा तो फिर से वापस चला जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड पहले इंक्रीज करेगा बाद में डिक्रीज करेगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज यू हैव अ टू स्प्रिंग्स जिनका इक्वल लेंथ है और इक्वल क्रॉस सेक्शन है। आप जानते हो कि स्प्रिंग के लिए या फिर किसी भी मटेरियल के लिए के की वैल्यू ए वाई बाई एल हम लोगों ने बात किया था इलास्टिसिटी चैप्टर में। सो जो वायर होता है वो भी स्ट्रिंग जैसा बिहेव करता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसा भी बिहेव करता है। तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट, वो ए वाई बाई एल होता है। तभी वो लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। वाई इज अ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस। तो उसने दोनों के यंग्स मॉडुलस दे रखे हैं, बाकी बोला है कि क्रॉस सेक्शन वाई है, लेंथ वाई है। इसका मतलब है के इज बेसिकली डिपेंड्स इन वाई। फिर उसको लोड लगाया गया है और स्ट्रेच किया गया है। टाइम पीरियड के बारे में बात करना है। सो हाउ द टाइम पीरियड गोज टू पाई अंडर रूट एम बाई के इन एनी स्प्रिंग। मास के बारे में क्या बोले? सो सस्पेंडेड लोडेड विद द सेम मास। इस तरह से आपको हर एक टर्म के बारे में एग्जाम के टाइम पर सर्च करना होता है कि क्या हर एक टर्म प्रॉपर जा रहा है। सो द रेशियो हैव बीन √2/√3, √2/√3। हाँ, चेक कर लेते हैं, अगर चेंज आएगा तो उसको चेंज करा देंगे। इसके बाद में अपने को T1/T2 पता करना था। T1/T2, so this T1/T2 is going to be अंडर रूट K2/K1। ओके, यू आर राइट। सो क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो ये इसने मॉडल का रेशियो दिया गया 3:1। ओके, एग्रीड। Y2/Y1, सो ये गलत प्रिंट हो गया। ओके, यू आर राइट। सो एनीवे, अपने अगर ये किया है तो अपना काम पूरा हो जाता है। सो इसके बाद में दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली अंडर रूट Y2/Y1। यहाँ तक तो सारा प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद अपने को Y1/Y2 या Y2/Y1 रखना था, तो ये 2:3। सो इट शुड कम लाइक कि √2:√3। ऑप्शंस देखते हैं। पहला है √3:√2, ये तो अपोजिट हो गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पर करेक्शन आ गया एंड ऑप्शन ही नहीं है जिसकी अपने को तलाश है। सो ये रॉन्ग हो जा रहा है बेसिकली। एक ऑप्शन देना चाहिए था, नन ऑफ दिस भी नहीं है। लेकिन अगर आपने √3/√2 निकाला है सो दैट्स अ परफेक्ट। अब थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, जिनका आंसर नहीं आएगा उनको भी मार्क्स मिल जाएगा। The ratio was coming √2/√3 but sequence was not given and only one option was matching। हाँ, वो आपने अधिकतर लोगों ने ए लगाया है,
मैं समझ सकता हूँ कि सीक्वेंस वाज नॉट मैचिंग। ऑर्डर होता है लाइक कि इसको नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे, तो इसको लगा देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। सो वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन अ रॉन्ग कैटेगरी और यू विल बी अवॉर्डेड एज अ बोनस। सर पर उधर सीक्वेंस नहीं दिया था ना, मतलब A:B का ही रेशियो चाहिए कि B:A का रेशियो चाहिए सर? देखो क्या होता है ना, सीक्वेंस नहीं भी दिया होता है तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं जिस ऑर्डर को वो बोलता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए दोनों ऑप्शन दे देता है, एक ये भी ऑप्शन देता है √2:√3, तो फिर आपको सीक्वेंसिंग को बीच में लाना पड़ता। तो फिर सीक्वेंसिंग को बीच में लाना पड़ता है। तो सीक्वेंसिंग जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट रहता है, जो सेकंड होता है वो सेकंड रहता है। और जैसे बोला है कि दे विल ऑसिलेट विद द पीरियड ऑफ रेशियो, सो ये इनहेरेंट हो जाता है कि हमको फर्स्ट बाय सेकंड निकालना है। सो ideally or in proper sense it is a bonus. Wrong question because option is not there। और अधिकतर आप लोगों ने ए लगाया है वो मैं समझ सकता हूँ, आपको लगाना भी चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको ए लगाना भी चाहिए, बट अल्टीमेटली इट विल बी अवॉर्डेड एज अ बोनस क्योंकि वो राइट ऑप्शन इज एब्सेंट। एनीवे, अपना जो पर्पस है लर्न करने वाला वो आपने सही से किया होगा, कॉन्सेप्ट सही से लगाया होगा, एंड सेकंड को बोनस कर दिया जा रहा है। But most appropriate is the first, sir. This should not be bonus. Most appropriate देखो क्या होता है ना, most appropriate हम कब लगाते हैं कि जब कोई मतलब वो वैलिड भी होना चाहिए। यहाँ पे ये वैलिडिटी एकदम खत्म हो जा रही है क्योंकि ये 3:2 है, ये 2:3 है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने आंसर निकालने के बाद छोड़ भी दिया हो, तो इसलिए बोनस देना पड़ रहा है। क्योंकि उन लोगों के साथ अनफेयर हो जाएगा कि जिन्होंने करेक्ट निकाला और फिर उनको ऑप्शन नहीं मिला, फिर दे डिसाइडेड नॉट टू अटेम्प्ट, एंड हेंस इट हैज टू बी बोनस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इट सेज कि स्प्रिंग ए एंड वी हैव अ फोर्स कांस्टेंट K1 K2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ वर्क डन। इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में और उसकी लैंग्वेज मैटर करती। कभी बोलेगा कि वर्क डन बराबर है, कभी सेम फोर्स से स्ट्रेच करते हैं, कभी सेम एलोंगेशन से स्ट्रेच करते हैं। सो यू नीड टू जस्ट फॉलो द लैंग्वेज। इसने बोला कि दो स्प्रिंग हैं जिनका फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है और रेशियो ऑफ वर्क डन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन का रेशियो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ K1 x1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ K2 x2 स्क्वायर। आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो, नो मैटर कौन सा क्वेश्चन दिया गया है इस लैंग्वेज में। फिर आगे पढ़ेंगे व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। सो दोनों का फोर्स इक्वल है, दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2, which you can call it as a K1 x1 is equal to K2 x2। now अब आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन किस आंसर हमको किस फॉर्म में देना है, x1 x2 में या K1 K2 में। तो उसने K1 K2 दिया, इसलिए K1 K2 में ऑप्शंस होंगे। सो x1 और x2 को एलिमिनेट करना होगा। सो यहाँ से x1 by x2 का रेशियो निकालना होगा आपको। सो x1 by x2 because of this force relation becomes K2 by K1। अब इसको वर्क डन वाले रेशियो में रिलेशन में दे देंगे। सो सब्स्टिट्यूट, अलग इसका आंसर एग्जैक्टली वैसे ही सोल्यूशन दिया गया है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क डन का रेशियो जो आ जाए, हाफ कैंसिल हो गया K1 by K2 इंटू इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो K2 अपॉन K1 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन फाइनली यू विल रियलाइज कि इसकी जो वैल्यू आ जा रही है वो K2 by K1 आ जा रही है। एक K1 और K2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए, अब वहां से भी वॉच कर सकते हो। सो K2 by K1 जैसा कोई ऑप्शन आना चाहिए। यस, यही दिया गया, यही करेक्ट ऑप्शन है। सो नो करेक्शन इन दिस। कर लिया होगा मेजॉरिटी ने, कुछ कुछ स्टूडेंट इसको गलत भी किया है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि उसने क्या कंडीशन लगाया है। आपका जो रॉन्ग हुआ होगा वो किसी और वजह से होगा, आपने हो सकता है x1 x2 को बराबर मान लिया हो। ऐसा नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सिंपल है। ओवरऑल पेपर आपको सिंपल लगा होगा और स्कोर आप इम्प्रूव कर सकते थे, हालांकि काफी लोगों ने काफी अच्छा भी किया। सो अगर सिंपल या फिर यूजुअल क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होता है, और टू बी मैक्स लाइक जो भी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। आप देखोगे इसको आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो। वही क्वेश्चन है, SHM हो रहा है 25, उसका एम्पलीट्यूड दिया गया है, टाइम पीरियड भी दिया गया है और मिनिमम टाइम पूछा गया है जब ये मूव करता है 2 पॉइंट्स के बीच में जो कि इतना डिस्टेंस मीन पोजीशन पे लाई करता है।
एक बार आप पिक्चर बनाओगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, क्या वो पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, देन यू रियलाइज यू नो द पॉइंट. Just 1 minute. Let's say that's the mean position, that's extreme position A, that's extreme position minus A. उन दो पॉइंट्स के बीच में बताना है जो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, ये 25 है, ये 12.5 है. सो एक पॉइंट आपका यहाँ पर है a/2, मीन पोजीशन के साइड, एक इस साइड है -a/2. अब आपसे पूछता है कि एक पार्टिकल को इन दोनों के बीच में चलने का मिनिमम टाइम बताइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम? अगर पार्टिकल आपका इधर जा रहा है सो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पूछना है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में वो कई तरह से आ सकता है, लाइक कि यहाँ से यहाँ कर होकर के भी आ सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ पर होकर के आ सकता है. सो दैट विल बी मोर टाइम, और इस तरह से मल्टीपल टाइम पर वो एक दूसरे के दोनों को क्रॉस करने वाला है. सो यू नो कि ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम ट्रेवल्ड होता है, दैट इज ऑफ t/12. दिस इज ऑफ t/12. जो t/6 और t/12 है काफी इंपॉर्टेंट है एसएचएम में. सो एज अ फैक्ट आपको याद रखना है. सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 2t/12, which is basically t/6, which is basically t is given as a 3, so 3/6, so that's a 1/2 or 0.5 seconds. So you'll find कि within second आप उसका आंसर दे दोगे और ऑप्शन भी करेक्ट आ जा रहे हैं. So उसको मार्क कर देने का. Okay, then we can go for the next one. इस पे देखो अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे इतना बेसिक वे पे कितना लेंदी तरीके से किया गया है. आप इक्वेशन बना सकते हो, इनकी वैल्यूज रख सकते हो, देन फेज डिफरेंस पता कर सकते हो, फिर इक्वेशंस बना सकते हो, फिर टाइम निकाल सकते हो, फिर भी आपका वही आंसर आएगा. सो शॉर्टकट करने से आपका टाइम बचता है और करेक्ट भी होता है. पार्टिकल एसएचएम करते हैं, लीनियर एसएचएम. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ दिस. तो ये एनर्जी से रिलेटेड है. एनर्जी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में लिखा जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर. ये सब आपको अच्छे से रिकॉल और मेमोराइज हो गए होंगे. टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर. ये स्टोरी है. आपसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, सो एक्स को ए रख लीजिए, a/2 रख लीजिए, पार्डन. अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. सो हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इज गोइंग टू बी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4. हाफ के स्क्वायर कर देंगे, देन यू कैन सेटल इट डाउन. सो ये 3/4 बाहर आ जाएगा, इन ब्रैकेट हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा. इस हाफ के ए स्क्वायर को आप चाहो तो टोटल एनर्जी लिख सकते हो. So what the fraction? Fraction means kinetic energy upon total energy. That's a fraction. It is going to be 3/4. ऐसा ऑप्शन होना चाहिए. ये 1/4 है, इसको नहीं मार्क करेंगे. कभी ना कहीं ना कहीं आपको 3/4 मिलेगा, उसी को मार्क करना होगा. So maybe in the next slide. 3/4. That's a 3/4. So ये लास्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा. सोल्यूशन भी एग्जैक्टली सिमिलर दिया गया. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड देन रेशियो. So ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरी में रखते हैं. इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन रीड द क्वेश्चन, देन यू कैन आंसर इट एंड आंसर इट करेक्टली. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ. 6 says कि दो मासेस m1 m2 सस्पेंड किए गए मासलेस स्प्रिंग से, फोर्स कांस्टेंट दिया गया, इक्विलिब्रियम पर है. उस समय आपने m1 को विदाउट डिस्टरबेंस निकाल लिया है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो जब आप m1 को निकाल लोगे तो आपके पास बचेगा क्या? तो आपके पास ये बचेगा, और आप पाओगे कि जब m1 चला जाएगा ये तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये m2 बचेगा. ये इसकी मेन पोजीशन थी, अब ये इधर चला गया. बेसिकली आपने इसको ऊपर जाकर के छोड़ दिया, रिलीज कर दिया. तो इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा. जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उस पर उसकी वैल्यू केवल k और m पर डिपेंड करती है. सो यहाँ से टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे 2π√m2/k आ जाएगी. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, √k/m2. सो पॉइंट इज कि जो मास उस समय होता है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिसाइड करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को. उससे पहले क्या सिचुएशन थी उससे उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. और आपने मास को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो फाइनल मास है उसको लिखने का. सो अगर आपको लॉजिक पता है, हम लोगों ने बात भी किया है कि ये वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल करो, जो मास होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी उसी पे डिपेंड करती है.
हाँ, एम्पलीट्यूड इस बात पे डिपेंड करेगा कि m1 की वैल्यू कितनी थी। तो अगर एम्पलीट्यूड पूछा गया होता देन वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट कि m1 का रोल आ रहा है। सो आप लॉजिक समझते हो तो देख करके विद इन सेकेंड्स आंसर दे सकते हो कि फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन के ये लास्ट ऑप्शन में पेपर में कुछ प्रिंटिंग इशू आया हुआ था। सो सिंस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है सो उसकी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। सॉल्व करने का दूसरा तरीका आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ये उसका नेचुरल लेंथ देन m2 केस देन m1 प्लस m2 केस देन यू कैन थिंक ऑफ कि क्या चल रहा है। इतना सब सॉल्व करने के बाद पता ये चलेगा कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना वो केवल स्प्रिंग कांस्टेंट और बचे हुए मास पे डिपेंड करता है। सो ये सब सॉल्व करना है जस्ट टू शो यू कि कितना बेसिक वे क्या होता है। और सपोज कर लीजिए सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और आपको लिखना होता है तो फिर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको ये स्टेप्स लिखना होता है, डायरेक्टली लिखते तो वहाँ पे मार्क्स नहीं देता। ऑब्जेक्टिव है सो यू नीड टू सिंपली रिमेंबर हाउ टू गिव क्विकली आंसर। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया ये y is equal to 2 sin kx cos omega t that means standing wave stationary wave सेंटीमीटर और सेकंड में चल रहा है एक्स एन टी। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड हम लोगों ने बात किया था नोड और एंटी नोड का कैसा लोकेशन होता है। अगर ये नोड है तो नेक्स्ट इज एंटी नोड देन एंटी नोड। एंड वी आल्सो नो कि इन दोनों नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 4 होता है। तो ये जो लेमडा बाई 4 है इज अ गुड नंबर। इसको लोग लेमडा पता चला तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा। लेमडा को पता कर सकते हैं, ये लिखा ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। सो के की वैल्यू आपको पता चल रही है के 0.1 पाई एंड वी नो कि ये 2 पाई बाई लेमडा भी होता है। देन इज डन 0.1 इज इक्वल टू 2 बाई लेमडा सो लेमडा कम्स आउट टू बी 20। सो अगर लेमडा की वैल्यू आपको 20 मिल जा रहा है तो लेमडा बाई 4 भी मिल जाएगा। सो लेमडा बाई 4 इज गोइंग टू बी 20 बाई 4 दैट इज 5 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन 5 सेंटीमीटर के भी होना चाहिए, उसी को हम लोग मार्क करने वाले हैं। सो ये स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, उसके बाद के कैसे निकालना, ओमेगा कैसे निकालना, ए कैसे कैलकुलेट करना वो आप सब जानते हो। जो पूछा जाएगा उसका आंसर दे देंगे। 5 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन में आएगा, यस सो इट गोज करेक्ट। सो 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली वही किया जो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट इज अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। हम लोगों ने बात किया स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ऐसा हेडिंग डाला हुआ है। सो उस हेडिंग के इनसाइड में जितना स्टफ है अगर वो समझ लिया है बस इसको अप्लाई करना है। ये भी स्टैंडिंग वेव है, ट्वाइस ए साइन के एक्स माइनस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। डायमेंशंस किस पे चल रहा है वो भी ख्याल रख लेंगे। स्ट्रिंग का लेंथ बता रहे हैं और मास बता रहे हैं। टेंशन पूछा गया है तो आपको समझ में आएगा कि लेंथ और मास बोल रहा है, इसका मतलब म्यू पता चल जाएगा m बाई एल। फिर टेंशन पूछा है, इसका मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। इसका मतलब है टेंशन निकालने के लिए अपने को वेलोसिटी निकालने की जरूरत है। और वेलोसिटी कैसे आता है, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा था, ओमेगा बाई के। बस हो गया, ओमेगा अपने को पता है, के अपने को पता है। सो वहां से आप इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा इज 120 पाई एंड दिस के इज 2 पाई बाई 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 60 हो जाएगा, 180 टाइप कुछ नजर आ रहा है। सो 180 वेलोसिटी आ गया। म्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, टेंशन निकल के आ जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं लग रही, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। आइडिया मैंने दे दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया, मास पर यूनिट लेंथ निकाला गया, v निकाला गया 180 आ रहा है। और इसके बाद यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टी की वैल्यू। यहाँ पर म्यू की जगह m वर्ड यूज कर लिया है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब उसका नाम दे दिया जाता है तो फिर आप कुछ भी यूज करो, चलता है। 648 आंसर बताया जा रहा है। अगर आपका कोई और आंसर आया हो तो आप जरूर बोलिए, तो उसकी मैं कैलकुलेशन टू द पॉइंट चेक कर लूंगा। अदरवाइज मैंने आपको आइडिया दे दिया। Question number 9 says the ends of rod of length L mass m attached to two identical springs as shown in the figure. So दो identical स्प्रिंग को यूज किया गया।
रॉड इज फ्री टू रोटेट। अच्छा, रॉड को स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया है, डिप्रेस किया गया है ए पॉइंट पर, टाइम पीरियड बताना है। सो टाइम पीरियड इक्वेशंस आप कर चुके हो। ये अरेंजमेंट दिया है, ये कुछ लोगों ने नहीं किया था या गलत किया था, तो अटेंशन दे दीजिए, मेजॉरिटी ने सही भी किया है, करना भी चाहिए। ये रॉड है आपके पास, 2 स्प्रिंग है। सो अगर आप ए को डिप्रेस करते हो, एंगुलर एसएचएम में 2K लेना है बस, वैसे ही बोल सकते हो। एंगुलर एसएचएम है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा स्टफ लगाना होगा, फिर आपको वो प्रूफ कर लेना होगा कि अल्फा थीटा में क्या रिलेशन है। सो ए को जब डिप्रेस करोगे स्लाइटली तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एंगल थीटा जाएगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। फिर आप पाओगे कि वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा ऐसा, थीटा नीचे की तरफ गया था, तो टॉर्क इज गोइंग टू बी अपोजिट ऑफ दिस। टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इसमें एक्स एलोंगेशन आया तो इसमें भी एक्स एलोंगेशन आएगा, तो आप पाओगे कि इसका जो टॉर्क आएगा वो के एक्स इंटू एल बाई टू, ये बी वाले से आएगा, क्योंकि बी वाला फोर्स इसको इस तरह से लग रहा होगा और ये वाला फोर्स इधर लग रहा होगा, तो टॉर्क दोनों के एड अप कर रहे होंगे ओ पॉइंट के अबाउट। ये सारी टॉर्क की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इधर से लगेंगे ए पॉइंट वाला, तो भी के एक्स का फोर्स लग रहा होगा और एल बाई टू पर है। सो बेसिकली जो टॉर्क की वैल्यू आपको मिल जा रही है वो के एल इंटू एक्स के बराबर हो जा रही है। आप चाहो तो एक्स को क्या लिख सकते हो, एल बाई टू इंटू थीटा लिख सकते हो, बस हो गया। टाउ इज इक्वल टू के इंटू एल, और ये बन जा रहा है एल थीटा बाई टू। सो दिस टाउ इज बेसिकली के एल स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा। जब कभी आपको टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है, रिस्टोरिंग मिलता है, तो आप इसको ऐसे क्लेम कर देते हो और ये आपके लिए के का काम करने लगता है। सो आपसे क्या पूछा था टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, तो यहाँ पर आई बाई के हो जाएगा, के की जगह के एल स्क्वायर बाई टू। ना जहां तक ये आई का बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस और मिड पॉइंट एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, वो आप जानते हो। सो ये टी की जो वैल्यू आ रही है वो 2 पाई अंडर रूट हाउ मच दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी, देन यू विल क्लेम लाइक एम एल स्क्वायर बाई 12 divided by k l square by 2. Then little bit calculations, 2 और 12 को आप एडजस्ट कर सकते हो। So if you are going to adjust them, how we are going to write it as l square cancel हो गया, 1/6 आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m by 6k। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देंगे। ये ऑप्शन तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड बिल्कुल मैच नहीं करेगा क्योंकि 3 का फैक्टर है। थर्ड कर सकता है, थर्ड को कैसे, इसको इनसाइड जब ले जाओगे तो इनसाइड ऐसा हो जाएगा पाई अंडर रूट 4m/6k। 4m बाई को 2/3 लिखा जा सकता है। सो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है और लास्ट ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा क्योंकि उसमें 3 जा रहा है, 3 ऑफ साइड जा रहा है। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स लिखना आपको आना चाहिए और जैसे आप लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलर स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करके दिखाया गया है। और अगर आप डायरेक्टली कुछ कर पाते हो अच्छी बात है, that's also good. So angular SHM से related था। Question number 10. It says one of a metallic long wire of length L is tied to the ceiling. Another is tied with a spring of spring constant this and, तो इसके एक पिक्चर में अगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या दिख रहा है या क्या बोलना चाह रहा है। So draw a ceiling, then a metallic wire. Metallic wire, it's not a thread. Thread और wire में अंतर होता है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया है और फिर इसके बाद में यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया है एम मास, ये के है, इसका वाई ए एल दिया होगा आपको। सो हम जानते हैं कि जो वायर होता है ना वो स्प्रिंग जैसा ही बिहेव कर रहा होता है, तो इसको के डैश पकड़ सकते हो। के डैश की वैल्यू ए वाई बाई एल होती है। सो बेसिकली अपने पास 2 स्प्रिंग है जो इस तरह से कनेक्ट हो गए, ये वायर है ना। यहाँ पर हमको ख्याल ये रखना होता है कि वायर बोला गया या फिर स्ट्रिंग बोला गया। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग स्लैग होने के चांसेस भी रहते हैं, हालांकि यहाँ पे मास लग रहा है तो स्लैग नहीं करेगा। सो आप बोलोगे कि ये 2 स्प्रिंग हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर है, सीरीज पर कनेक्टेड है। सो के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/k डैश।
और यहाँ से अपने को टाइम पीरियड पता चल जाएगा. टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 2 पाई अंडर रूट m by k इक्विवेलेंट. k को k रखना है, k डैश को a by r रख देना है. बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर 4 ऑप्शन देख करके पता चल जाएगा कौन सा होगा. ये होगा नहीं क्योंकि a y भी आना चाहिए. ये डायरेक्टली दिख रहा है, कुछ प्लस माइनस भी आएगा तो ये भी नहीं होगा, लास्ट वाला भी नहीं होगा, इसलिए सेकंड हो जाएगा. और आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज रखनी है, दैट्स ऑल. अब इसको फॉलो कर सकते हो सोल्यूशन को. सर ऐसा Yes. नहीं हो सकता क्या कि स्ट्रिंग स्लैग कर जाए, स्ट्रिंग ऊपर से? देखो क्या होगा कि स्ट्रिंग होता तो हम लोग उस पर थोड़ा सा और दिमाग भी लगाते. इसलिए वायर बोला है तो वायर इज काइंड ऑफ रिजिड बॉडी, आप ऐसा बोल सकते हो. तो वायर को आप वायर को कंप्रेस भी कर सकते हैं हम लोग, वायर को एलोंगेट भी कर सकते हैं. स्ट्रिंग को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग कंप्रेस करने पे स्लैक हो जाता है. और वैसे भी आप देखोगे अगर स्ट्रिंग रहा होता तो फिर आपको थोड़ा सा व्यू देना होता. हालांकि ये जो पोर्शन है ना, इसका कुछ मास होगा तो वो नीचे रहेगा, तो इस पे टेंशन तो रखेगा ही रखेगा. आप समझ रहे हो कि इस पे टेंशन रहेगा ही. जब ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा कभी, तभी वो टेंशन खत्म होगा, अदरवाइज टेंशन रहेगा. तो उसने वायर वर्ड यूज किया है, सो वायर को आप स्प्रिंग से रिलेट कर सकते हो. So it can be compressed, it can be elongated. और इसने ऐसा कुछ बोला होगा, फ्रीली हैंग करता है इन एरिया दिस दिया है, वायर रिस्पेक्टली स्लाइटली पुल्ड है. तो पहले जो अब, और वैसे भी देखो क्या होता है ना, कि जैसे इसने बोला कि इक्विलिब्रियम पर है, तो ये भी टेंशन में होगा, ये भी टेंशन में होगा. फिर आपने इसको नीचे पुल किया है, पुल करके जब रिलीज करोगे तो इसका जो एसएचएम होगा ना, वो उसके लिए ये एक्सट्रीम का काम करेगा, एक्सट्रीम एंड का काम करेगा, ये भी एक्सट्रीम एंड का काम करेगा. सो आप पाओगे कि ना कि इसके ऊपर जाता ही नहीं है ये, तो इसको स्लैग होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि ये वर्टिकल केस का है. तो उस तरह से भी हम लोग लिंक कर सकते हैं कि क्या वो देख सकते हैं कि क्या वो कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे कि नहीं आएंगे. तो ये जो वायर है, आप पाओगे कि पूरे टाइम पर कैसा रहेगा, इलोंगेशन कंडीशन में रहेगा या फिर स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहेगा. एनर्जी कंजर्वेशन से आप बोलोगे कि जितना जहां पर था इसके ऊपर तो नहीं जा सकते. तो ये एक्सट्रीम हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 11. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास पे किया था मॉड्यूल डिस्कशन में. और दिस वाज अ कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव क्रिएशन. आपको क्या करना चाहिए, एक्स को इस पे 0 कर देना चाहिए, बाकी फिर सब में एक्स को 0 करके देखना चाहिए. फिर देखना चाहिए वाई और वाई डेज का सम कहाँ पे 0 हो जा रहा है. और वैसे भी जानते हो कि अगर ये ट्रैवल कर रही है, स्टेशनरी वेव चाहिए तो इसके अपोजिट ट्रैवल करने वाला चाहिए, तो कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी चाहिए. तो वहां से भी आप आंसर कर सकते हो. दूसरा जो मैंने बोला, इसको एक सोल्यूशन जरूर देख लेना एक बार गो थ्रू करने का. किसी और पॉइंट पर अगर नोट बोलता है तो अपने को क्या करना होता है, उस पॉइंट को सब पे रखेंगे और इस पर भी रखेंगे, फिर उनको सम को 0 करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मीनिंग होता है y प्लस वाई डेज एट दैट पॉइंट मस्ट बी 0. तो दिस इज द कंडीशन दैट वी नीड टू मेक सेटिस्फाइड. ये भी एग्जाम में आ चुका है. सो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 12. A uniform rope of given length, given mass, this hangs vertically from a rigid support. ब्लॉक भी लगाया गया. तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर स्ट्रिंग का मास भी है और स्ट्रिंग के साथ ब्लॉक भी है. आपको याद होगा हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया था क्वेश्चन जिसमें स्ट्रिंग को केवल हैंग कराया था जिसके पास मास था. इसने उसके साथ एक ब्लॉक को भी लगा दिया. सो नी नॉट टू वरी, अपने को टेंशन निकालना होता है तो हम टेंशन निकाल लेंगे. ट्रांसवर्स पे पल्स क्रिएट किया गया लोअर एंड पर और उसका वेवलेंथ आपको दिया गया. तो इस पर आपसे पूछता है कि जब ये टॉप पर जाएगा तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा. तो हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी वेव के सोर्स पर डिपेंड करता है. तो सोर्स से जहाँ से वेव आया होगा, तो जब तक वो वेव चलेगा तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी. सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यू विल फाइंड कि क्वेश्चन जरूर आएगा जो इसका यूज कर रहा होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, अगर सोर्स हमारा गिवन है तो लिम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर गिवन सोर्स. दैट मींस फॉर गिवन वेव.
अच्छा, वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना हम लोग जानते हैं, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना इजीली कनेक्ट कर लेंगे। सो सिचुएशन कुछ ऐसा है, पल्स पहले आपने यहाँ पे क्रिएट किया, सो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v1 रहा होगा, फिर पल्स जब यहाँ पर जाएगा तो वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगा। यहाँ का वेवलेंथ λ1 है तो यहाँ का वेवलेंथ λ2 हो जाएगा। आप क्लेम कर सकते हो कि λ2 अपॉन λ1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू v2 अपॉन v1। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये t2 अपॉन t1 होगा, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म वर्ड यूज किए, सो म्यू कैंसिल हो गया, तो टेंशन पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली अब ये इक्वेशन आपका एनएलएम का बन गया या फिर फोर्स का बन गया, न्यूटन्स लॉज का, कि ऊपर पॉइंट का टेंशन कितना है और बॉटम पॉइंट का टेंशन कितना है। तो ऊपर पॉइंट का टेंशन टोटल मास को हैंग करेगा और बॉटम पॉइंट का टेंशन ब्लॉक के मास को हैंग करेगा। सो टोटल के लिए कितना हो जाएगा, 6 kg ऊपर था, प्लस एंड डाउन साइड कितना लगा रहे हैं आप, 2 kg इंटू जी डिवाइडेड बाई, नीचे पॉइंट की टेंशन के लिए केवल ब्लॉक का मास आएगा तो 2g हो जाएगा, g से g कैंसिल हो गया एंड दैट बिकम्स 8/2, दैट इज 4 व्हिच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब वेवलेंथ एट द हाईएस्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ एट द लोवेस्ट पॉइंट फॉर दीज नंबर्स। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, फॉर दीज गिवन नंबर्स ऐसा निकल करके आ रहा है। और लोअर मोस्ट पॉइंट का वेवलेंथ आपको 0.6 दिया गया था, तो ये आएगा 2 into 0.06 which will lead to 0.12 in the proper unit, whatever the unit is, that is meter. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल भी कह सकते हो एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हर एक चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी। So this is how we can find the tensions and hence we can find the velocity. Once we are able to find velocity, we can find wavelength. So 12 मीटर 0.212 मीटर करके कोई ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन दिख रहा है, इसी को करेक्ट कर लेंगे। इसी एक्सप्लेनेशन को डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और नोट्स में जो पॉइंट्स आप, जो क्वेश्चन आपसे ना हुए हो या फिर जहाँ पर आपको इश्यूज बने हो कॉन्सेप्चुअली और अदरवाइज, तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने के लायक हो सकते हैं अगर आपने पहले नहीं किया। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास ये हो सकता है कि ये स्ट्रिंग पर जो वेलोसिटी होती है, वो किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो t/μ होती है, और t बदलेगा तो v बदलेगा, म्यू कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म वर्ड भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना बाकी चीजें। क्वेश्चन नंबर 13, इस पर आते हैं। इट सेज अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव एम्पलीट्यूड a दिया गया है, वेवलेंथ लैम्डा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी f दिया गया है, ये ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पर, मैक्सिमम स्पीड एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इज गिवन। सो v मैक्स पार्टिकल की मैथ, तो ये किसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो समझना होता है, एट एनी पॉइंट, दैट मीन्स किसी पॉइंट की वेलोसिटी है। हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है vp मैक्स, वो a ओमेगा के बराबर होती है, a फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी जो वैल्यू बता रहा है ये v/10 बता रहा है, जहाँ पर v की वैल्यू को बोल रहा है ये प्रोपोगेशन वेव स्पीड है। सो दोनों स्पीड्स को लिंक कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी हम लोगों ने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पिक किया था, a दिया गया, v दिया गया, लेम्डा और f के बारे में पूछता है। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, वी कैन से समथिंग, इसको a को a लिख लीजिए, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट ओमेगा एज 2 पाई f इज इक्वल टू v/10। यू विल फाइंड कि ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। v की वैल्यू आपको दे रखी है, यस, a की वैल्यू आपको गिवन है, यस, तो क्या यहाँ से हम f निकाल देंगे, अगली लाइन में आपको f पता चल जाएगा। एक बार f मिला तो आपका आंसर भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे f अलग अलग दिए गए। सो फर्स्ट में एक f दिया गया है जो कि सेकंड से मैच नहीं करता है, थर्ड से मैच नहीं करता है, फोर्थ से मैच नहीं करता है, देन यू विल फाइंड इट्स डन। आपको फिर आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप देखोगे कि क्या बनेगा, पाई का टर्म नीचे जाएगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। v की वैल्यू 10 दी गई, 10/10 1 हो जाएगा।
So it's like 1 upon twice pi into 10 raised to power -3, और ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम लोग पहले किसी को निकाल लेते हैं, और अगर वो किसी और ऑप्शन में नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैलकुलेशंस। इफ यू हैव एनी डिलेमा और डाउट अबाउट योर कैलकुलेशन तो आप दूसरे को भी चेक करो, और अगर दोनों मैच कर जाएंगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू आर गोइंग ऑन परफेक्ट लाइंस। अगर मिसमैच हुआ तो फिर आपको कैलकुलेशन को रीचेक करने का एक चांस मिल जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर दिस। और ये भी एक सोल्यूशन दिया गया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, सिमिलर पेपर है। ऑब्जेक्टिव मैथ आपने लिखा, ऑब्जेक्टिव मेथड डज नॉट वर्क हियर, बोथ कंडीशंस आर नेसेसरी। हाँ, और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं कर सकते, यू आर राइट। लेकिन क्या है कि एक को निकालने के बाद, और जैसे एफ कैलकुलेट किया बाकी में एफ नहीं है, तो फिर आप 1 के साथ जा सकते हो। और दोनों कंडीशन आपको निकालनी होंगी, यस, और दोनों एक दूसरे से कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। सो अगर आप दूसरा चेक करोगे तो फिर यही निकल के आएगा। अच्छा, लेमडा निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको पता है v की जो वैल्यू होती है लेमडा इंटू एफ होती है। एफ आपको कैलकुलेट हो गया, v वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी आपको नोन है, तो यहाँ से लेमडा कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार आप दोनों कैलकुलेट कर लोगे, इट विल टेक 1 मिनट और समथिंग, बट उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यू आर डूइंग परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इट सेज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था, प्रोबेबली लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ा था। और स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, so how it goes like कि speed of sound in a gas is gamma r t by m होता है। और फिर इसने रेशियो पूछा है, तो फिर दो गैसेस दी गई, एक नाइट्रोजन गैस है, दूसरा हीलियम गैस है। तो अब बोलोगे कि अगर अपने को v1 बाई वी टू चाहिए, वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, सेम टेम्परेचर बोल रहा है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा, आर गैस कांस्टेंट होता है, सभी गैसेस के लिए बराबर होगा, तो गामा और एम अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, गामा 1 बाई गामा 2 इंटू m2 डिवाइड बाई m1। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अब आपने कुछ लिखा, सर पर आपने गामा के बारे में ज्यादा बताया नहीं था। मैंने गामा के बारे में ज्यादा बिल्कुल नहीं बताया था, मैंने गामा के बारे में काम भर का बता दिया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था गामा मोनो एटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने उसको नहीं ध्यान दिया हो। गामा की जो वैल्यू होती है, उसको कुछ ऐसा बोला था कि 1+2/f होता है। लास्ट स्लाइड में लिखा था, आप लास्ट उसको देखिए। अगर आपने जो मैं आपको ये पीडीएफ देता हूँ, पीडीएफ भी अगर आप खोल करके देखते होंगे तो उसके लास्ट वाले पेज पर लिखा हुआ था गामा के बारे में, और ऐसा लिखा था मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू आती है गामा इज इक्वल टू, अब एक अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी लिख लीजिए। लास्ट वाला स्लाइड जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर मिलेगा, ये 5/3 होता है। डाया के लिए बताया 1+2/5 दैट इज 7/5 होता है। वी डिस्कस इन दिस लास्ट क्लास, ये फॉर्मूला दिया था। पोली के लिए गामा की जो वैल्यू होती है 1+2/6 होती है, और दैट बिकम्स, कुछ गड़बड़ कर दिया गया, ये 6 को 4/3 होता है, 1.33 होता है, ठीक है। ये 1.6 होता है, ये 1.4 होता है, ये 1.33 होता है। ये 3 नंबर आपको याद रखने होंगे। अगर आपने मिस कर दिया है लास्ट लेक्चर का लास्ट डिस्कशन पॉइंट, तो अभी आप इसको नोट कर सकते हो। गामा ये कैसे आता है, उसकी वैल्यू हम लोग बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन गामा होता क्या है वो ये होता है। ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन काम से चल जाएगा। बट गामा ऑफ गैसेस इज अननोन फॉर अस, वी डिडंट लर्न गामा वैल्यूज, हमने इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया। हाँ देखो, इसमें दोनों ऑप्शन है, अगर आप न्यूटन फॉर्मूला लगाओगे तो फिर आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा, प्रोबेबली √1/7 आ जाता है।
तो आपको गामा को भी लगाने का। और गामा के बारे में कल लास्ट क्लास में ही किसी ने पूछा था, तो मैंने आपको लिखा था और वो पीडीएफ शेयर भी किया हुआ है। सो अगर आपने पीडीएफ खोल के देखा होगा तो लास्ट पेज पर लिखा हुआ है ये तीनों के बारे में। हाँ, तो ये तीनों के बारे में मैंने ये बोल दिया था कि मोनोटॉमिक गैस के लिए आप ये यूज करोगे, डायटोमिक के लिए ये यूज करोगे, पॉलीएटॉमिक के लिए ये यूज करोगे। और अगर ये अभी लर्न नहीं था तो आज नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, फ्यूचर में आपको काम आ जाएगा। और इसकी वजह से आपको क्वेश्चन मिस हो गया है, तो फिर ये बताता है कि जितना भी आपको शेयर किया जाता है मटेरियल, तो उसको आपको केयरफुली देखना चाहिए। अगर आप देखते भी तो अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लेते हैं। हाँ, इश्यू ये होगा आपको कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ये जो फॉर्मूला है कैसे आया वो हम लोग हिडन थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे, लेकिन ये वैल्यूज होती हैं गामा की, वो आपको पता रखना होगा। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब क्या हुआ वो आप जानते हो, जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है। डायटोमिक गैस का मतलब जैसे कि नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है। नाइट्रोजन को आप N2 लिखते हो, ये केमिस्ट्री में आप जानते हो। हीलियम को He लिखते हो, He2 नहीं लिखते हो, He लिखते हो। सो ये मोनोएटॉमिक है, ये डायटोमिक है। यहाँ लाप्लास करेक्शन इज इम्पोर्टेंट। और ये इसीलिए इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए, √1/7, √3/5। तो कई लोगों ने ऑप्शन इसको लगाया 1/7 को, तो वो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग था। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो लाप्लास के करेक्शन के साथ ही लगाना होता आपको। फिर M2 रख देंगे, M1 रख देंगे, गामा 1 रखेंगे, गामा 2 रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये देखो नीनाद ने शेयर किया है लास्ट में, जो हम लोगों ने पीडीएफ पे लिखा था कि गामा की वैल्यू 1+2/f होती है। आप में से किसी ने बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताइए, मैंने मना कर दिया था कि डिग्री शॉर्ट में कुछ बताया था, डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग आगे पढ़ने वाले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। सो अगर गामा की वैल्यू 1+2/f अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो चलता है, CP/CV नहीं भी याद रखते हो तो चलता है। ये तो सब डिटेल है आपको समझाने के लिए इसका ओरिजिन कैसे है। आपको क्या याद रखना है, V की वैल्यू गामा RD/m होती है अंडर रूट के अंदर। गामा की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। बस आपको इतना रियलाइज करना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मोनो कौन होता है, डाई कौन होता है, पोली कौन होता है, फिर आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर लगाया भी है, ऐसा नहीं कि सभी ने रॉन्ग किया है। सो इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है कि गामा 1 कितना लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विकली, सो आपका आंसर भी आ जाएगा। गामा 1 इज गोइंग टू बी गामा फॉर नाइट्रोजन, एंड फॉर नाइट्रोजन इट इज डायटोमिक, सो इट विल बी 7/5। गामा 2 for helium, so helium it is going to be monatomic, 5/3. Mass M2 is of helium, helium is 2He4, so that is 4. Nitrogen N2, this is 7, 14, 14 twice 28. Now इन नंबर्स को आप हैंडल कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। सो अगली लाइन में आंसर भी आ रहा है, 7 4 28, 28 गेट कैंसल्ड आउट, सो बचेगा 3/5 और 5 25, सो √3/5 इसको मार्क कर दो। नोट कर लीजिए गामा वाली, वैसे भी लास्ट स्लाइड में मिल जाएगा आपको जो मैंने भेजा है स्लाइड्स का PDF, तो वहां से भी इसको नोट करने का। एनीवे कुछ लोगों ने इसको गलत किया है, मैंने देखा है आप लोगों के रिस्पॉन्सेस, तो √1/7 लिखा है, तो मेरे को समझ में आया कि वो गामा की वजह से आपका इशू बना होगा, और जिन लोगों ने गामा समझ लिया था उन्होंने सही भी कर दिया। सो आज के बाद आपको ये बोलना है कि जब कभी किसी भी गैस का गामा के निकालने की जरूरत पड़े तो उसको आपको इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता देंगे। इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन ये इसको मैकेनिक्स से जो एनएलएम मोशन टाइप की मोशन से उससे लिंक कर रखा है, फ्रिक्शन से लिंक कर रखा है। आपसे बोलता है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दो ब्लॉक्स का म्यू दिया गया है, और सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड स्मॉल अमाउंट एंड रिलीज्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग ऑसिलेशन कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप ना करे। सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर आप नीचे वाले को आगे ले जाके छोड़ेंगे तो ये SHM करेगा, SHM करेगा तो ऊपर वाला भी उसके साथ चलेगा, और कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये बियर कर सकता है, बस अपने को वही समझ। तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सो लेट्स से कि आप यहाँ तक लेके आए x तक, ये इसका एम्पलीट्यूड है, x = a।
सो आप पाओगे कि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ऊपर वाले का एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, सो आप पाओगे कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन होता है ए, और फिर ये स्यूडो फोर्स इधर देगा ऊपर वाले का मास इनटू ए के बराबर। लेकिन अगर रिलेटिवली स्लाइड नहीं करना है तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग अपना यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो एफ की वैल्यू एम ए के बराबर आएगी ना, किसी भी एक्स लोकेशन के लिए। अगर हम ए को मैक्स करना चाहते हैं तो एफ को भी मैक्स लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। यह आ जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो ऊपर वाले के मास को हैंग कर रहा होगा, तो एम जी के बराबर हो जाएगी। और वही मास यहाँ पर इन्वॉल्व है। एसएचएम में जो एम्पलीट्यूड, ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है वो आपको पता होगा, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा स्क्वायर आता है। बस कहानी खत्म हो गई। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। इसने पूछा क्या है, ए मैक्स के बारे में पूछा है, ए की जो वैल्यू है वो मैक्स आ रही है, सो दैट विल बिकम म्यू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। और अब आपको ओमेगा के बारे में पता करना होगा, ये ओमेगा क्या होता है। ओमेगा दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, सो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो k बाई एम होती है। एम का मतलब एम प्लस है। यू रिमेम्बर दैट कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो k बाई एम होता है, जहाँ पर एम का मतलब टोटल मास जो एक साथ एसएचएम कर रहे हैं। तो अभी तक सब एक ही साथ एसएचएम कर रहे हैं, प्लेस कर देंगे। सो ये आ जाएगा म्यू जी एम प्लस एम, ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कुछ बचेगा k। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे। So in case you have done little bit practice, then you'll find कि it is 2-3 liners, और एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। और अदरवाइज ये सोल्यूशन डिटेल में लिखा है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू करेंगे, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओमेगा की वैल्यू ये होती है, यस यू नो दैट। फिर ये एफ एक्स एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को कॉपी किया गया। 16 पर आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो टॉर्क को, टेंशन को, फोर्सेस को एसएचएम और ये एसएचएम वेव से लिंक किया गया बेसिकली। तो जब इसको वेव से लिंक करते हैं तो देखते हैं क्या बोला है कि रॉड है ए बी जिसका लेंथ दिया गया। सो ये रॉड लगाया गया, हंग फ्रॉम द वर्टिकल, 2 वायर्स हैं, वायर 1 वायर 2, ब्लॉक ऑफ मास को हैंग कराया गया। इस तरह क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने के लिए इस पे टेंशन बताओ, इस पे टेंशन बताओ। सो वायर का टेंशन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट इज कि हम अगर इसके टेंशन को T1 पकड़ते हैं, इसके टेंशन को T2 पकड़ते हैं, तो हम T1 और T2 की वैल्यू बता देते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2006। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और वो एडवांस लेवल पे भी पूछ लेता है। तो अगर टफ मेंस बनाएगा तब भी दे सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अपना जेईई का एग्जाम है वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट में जितना पकड़ है वो चेक करता है। तो जनरली देख, ये दो दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया। एक तो इसका सिंपली इक्विलिब्रियम पूछ करके आपसे पूछ सकता है एक्स की वैल्यू बताइए, ये मास कहाँ पर हैंग किया जाए सो दैट ये रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, या फिर ये इक्विलिब्रियम पर है तो टेंशन T1 T2 कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन आपने LNM चैप्टर में किए होते। अब उसके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, वायर को लगा देता है और वायर पर फंडामेंटल मोड, सेकेंड हार्मोनिक मोड, उन सब की बात करता है। तो ये बोलता है कि चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वायर इज इन फंडामेंटल मोड। इसका मतलब इस पर ये फर्स्ट वायर कैसे बिहेव कर रहा होगा, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये नोड बनेगा, ये नोड बनेगा। हालांकि हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाया करते थे, तो अगर वायर वर्टिकल होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी वही सिचुएशन चलेंगी। तो ये दोनों नोड बनेंगे। फिर इसमें वेव कैसी दिखेगी, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में नोड से नोड और नोड से नोड कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, वो कैलकुलेशन से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं और आंसर पे चेक कर लेंगे कि मैच करता है कि नहीं करता है। और अगर नहीं मैच करेगा तो फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्स्ट वायर फंडामेंटल मोड पर है, यानी कि नोड और नोड है, बीच में केवल एक एंटी नोड है, कोई नोड नहीं है। दूसरा वायर सेकेंड हार्मोनिक पर है। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब दो लूप बनते हैं, तो ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा, एक बीच में नोड बनेगा ऐसा। तो ये स्टैंडिंग वेव का इसमें पार्ट यूज कर लिया गया है। अगर ये आप रिलेट कर पा रहे हो तो T1 T2 के बारे में लोग बात कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यू नो हाउ मच दैट इज, इट इज V1 डिवाइड बाई 12 फंडामेंटल।
सेकेंड की आती है 2v2 डिवाइड बाई 2l। l दोनों के लिए बराबर होगा, ये दूसरा वाला l है, स्ट्रिंग का रॉड वाला नहीं है, लेकिन v1 v2 उस पर डिपेंड करेंगे। तो और एक और पॉइंट है इसमें, सो दैट दी ट्यूनिंग फोक एक्साइट्स, एक ट्यूनिंग फोक एक्साइट होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कर पकड़ना होता है। अगर एक ट्यूनिंग फोक ने इसको भी बनाया है, इसको भी बनाया है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि सोर्स एक ही है। सोर्स कौन है, ट्यूनिंग फोक। तो अगर एक सोर्स होता है तो फ्रीक्वेंसी वही रहती है। ये भी एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आता है, देन वी आर देयर कि F1 F2 को बराबर करते हैं। तो F1 F2 को बराबर करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि जो V1 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स V2 के बराबर आ जाएगी। V1 क्या होगा, अंडर रूट T1 बाई μ1। अच्छा, म्यू के बारे में क्या बोल रहा है, वायर्स के बारे में देखना पड़ेगा कि वायर कैसे बोला इसने। टू आइडेंटिकल वायर्स, तो जो आइडेंटिकल का मतलब है कि म्यूज बराबर है T2 अपॉन म्यू। सो यहाँ से अपने को ये पता चल जाएगा, यहाँ पे एक 2 का फैक्टर भी है, स्क्वायर कर लीजिए, T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T2। तो ये टेंशन का रेशियो आपको पता चल गया। एक बार टेंशन का रेशियो पता चल गया, अब इसके इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर आएंगे कि हॉरिजॉन्टल रॉड है तो फिर ये बैलेंस हो रहा होगा, तो टॉर्क बैलेंस हो रहा होगा, तो उसे टॉर्क बैलेंस करा देते हैं। तो अब चाहो तो इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हो, FBD टाइप का। ये T1 ऊपर लग रहा होगा, ये T2 ऊपर लग रहा होगा, और यहाँ पर एक आपने MG लगा रखा है। रॉड के बारे में क्या है, रॉड का खुद का मास के बारे में कुछ बोलना नहीं है। रॉड के मास के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला, ब्लॉक ऑफ मास से हम हंग कर रहे हैं। So whether it's trying to consider it to be massless rod or something, it should be massless rod then। इस पे भी मास का कहीं यूज नहीं किया है। तो इस पे एक और पॉइंट है जो कि इसको थोड़ा सेलिब्रेट कर देना चाहिए था, मासलेस रॉड वर्ड यूज करना चाहिए था। आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि मासलेस रॉड क्यों लगाना चाहिए था, वरना इसका एक MG आएगा सेंटर पॉइंट पर, फिर वो भी टॉप को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। सो वो मासलेस रॉड कंसीडर करोगे तो O से टॉप को बैलेंस करोगे तो अपने को पता चलेगा T1 X मस्ट बी इक्वल टू T2, और इसका टॉर्क इधर जाएगा, ये O पॉइंट का वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं, इसका टॉर्क इधर आएगा। सो T2 L माइनस X। देन आफ्टर यहाँ से अपने को x पता चल जाएगा, उसने x पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। ना देन आफ्टर T1 की जगह 4 T2 रख दो तो ये बनेगा 4 टाइम्स x इज इक्वल टू L माइनस x। आई एम राइट पुटिंग डायरेक्टली, सो 4 T2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, L माइनस x आ जाएगा। so, इधर लेके आओगे तो ये 5x बन जाएगा। 5x इज इक्वल टू L, सो हाउ मच x इज कमिंग, L बाई 5। ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, L बाई 5 फर्स्ट ऑप्शन है, उसको मार्क कर दोगे। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो L बाई 5 आ रहा है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, कोई करेक्शन आ रहा हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो L बाई 5 आंसर कर देंगे। यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से सॉल्व किया होगा, T1 बाई T2 निकाला, 4 आ गया, फ्रीक्वेंसीज को बराबर किया। तो इसमें ये भी पॉइंट पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट था कि सेम ट्यूनिंग फोक से एक्साइट किया जा रहा है, सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसीज बराबर होंगी। फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज कौन कौन से हार्मोनिक्स में है उनके अकॉर्डिंग लिखना, फिर उससे वेलोसिटीज का रेशियो निकालना, आइडेंटिकल वायर्स हैं इसलिए म्यू को बराबर ले जाना, तो टेंशन का रेशियो निकालना, एक बार टेंशन आ गया तो टॉर्क को बैलेंस करना, फिर वहां से एक्स को कैलकुलेट करना। सो एडवांस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इट इज टेस्टिंग सो मेनी पॉइंट्स ऑफ थ्योरी एंड लिटिल बिट कैलकुलेशन। ओके, कुछ लोगों ने करेक्ट भी किया है, कुछ लोगों ने करेक्शन कर, कुछ को करेक्शन की जरूरत है तो आप करेक्ट कर लीजिए। So that was your question number 16। हम लोग 17 पे जा सकते हैं। The ratio of time periods of vertical oscillation in case 1, case 2 का दो केसेस दिए गए, पुलिस को मासलेस बोल दिया गया।
नहीं भी बोलता है तो हम लोग उसको मासलेस मानते हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे। मासफुल तभी हम लोग एज्यूम करते हैं, तभी कंसीडर करते हैं जब वो बोलता है कि उनका मास है। सो पहले वाले सिचुएशन को हम लोग क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। कितना टाइम पीरियड आएगा, 2 पाई अंडर रूट m/k। तो ये आपके नोट्स पे रहा होगा। और दूसरे के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दूसरे को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए एनर्जी मेथड यूज कर सकते हो। और अगर आपने कभी सेकंड को सॉल्व किया तो उसका भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हालांकि हम लोगों ने सेकंड कुछ इस तरह के केसेस किए थे जिसमें यहाँ पर लगाया गया था, ये उससे डिफरेंट है। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। Sir, सोल्यूशन in के this लिए case, so we can consider k as k by 4. The answer comes correct. अब k/4 हम लोगों ने जो था वो सीलिंग से इसके लिए प्रूफ किया था। इसको भी एक बार प्रूफ करना पड़ेगा। एक बार प्रूफ हो जाता है तो फिर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सर वो 2t के लिए 4k k/4 था ना, और t/2 के लिए 4k आ जाएगा। हाँ आप कर सकते हो, आप फोर्स मेथड से भी कर सकते हो, वहां से भी रिलेट करोगे तो मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर t जाएगा तो यहाँ पर t/2 जाएगा। कुछ गलत बोला? हाँ, इसको चेक करना पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें अगर आपने x एलोंगेशन ले गए तो इस पे एलोंगेशन कितना जाएगा देन? अब बोलोगे ये 2x चला जाएगा। तो फिर ये 2 फैक्टर और 2 फैक्टर 4 का फैक्टर आएगा, अप साइड आएगा या डाउन साइड आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग सॉल्व करें भी 1 मिनट के लिए तो हो भी जाएगा सॉल्व। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इनिशियली टी नॉट टेंशन रहा होगा, टी नॉट टेंशन की वैल्यू mg रही होगी और इसी की वैल्यू kx नॉट के बराबर रही होगी इनिशियली। फाइनली जब आपने x एलोंगेट ज्यादा किया तो रिस्टोरिंग बनेगा आपका t माइनस mg, ये रिस्टोरिंग है। और t को हम लोग लिखेंगे ये t/2 हो जाएगा। फिर आपको ये जो t/2 मिलेगा इसकी वैल्यू आएगी k टाइम्स x नॉट प्लस 2x। सो इसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर देते तो ये बनेगा 2k x नॉट प्लस 2x। अच्छा, यहाँ पे ये टी नॉट की वैल्यू जो mj लिखी थी उसकी वैल्यू 2kx नॉट आएगी। यहाँ पे 2 फैक्टर क्यों आएगा? क्योंकि पहले kx नॉट था तो ये भी kx नॉट था, तो उसका सम यहाँ पर 2kx नॉट आया होगा। सो उसको मैंने करेक्ट कर दिया। बाकी रिस्टोरिंग फोर्स आप देखोगे, रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जा रहा है, दिस माइनस mg। So ultimately it will become twice kx naught plus 4kx minus mg। ये प्रूफ कर दिया काइंड ऑफ। अब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो फ्यूचर में भी। सो अब देखोगे जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, अच्छा ये 2kx नॉट और mg आपस में बराबर थे तो वो सेटल डाउन हो गए होंगे। तो mg और 2kx नॉट सेटल डाउन हो गए। सो ये कितना आ जा रहा है 4kx। सो अगर आपने ब्लॉक को x अमाउंट से किया तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है, ये k का इक्विवेलेंट जो आएगा वो k/4 हो जाएगा। लगा सकते हो। तो ये 4k आ रहा है तो हमारे लिए k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा या फिर k2 कितना हो जाएगा, वो k हो जाएगा 4k/4। सो t2 ये 4k होगा भाई। तो k2 कितना हो जाएगा, k2 उसका k इक्विवेलेंट दिया था तो ये 4k हो जाएगा k2। उसमें k/4 होता है तो आप कैसे याद रख सकते हो? जब आप यहाँ सीलिंग से लगाते हो, सेंटर से लगाते हो तो k/4 इक्विवेलेंट लिखते हैं, और जब इसको साइड से लगाओगे तो 4k आएगा। शायद यही वजह था कि काफी लोगों ने इसका आंसर 2 का 1/2 या 1/2 का 2 दिया है। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t2 की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट m/k2 4k। सो दैट विल बिकम 1/2 टाइम्स t1। तो अपने को क्या चाहिए था क्लियरली देख लेते हैं, t1/t2 या t2/t1। तो ये बोलेगा कि फर्स्ट केस का और सेकंड केस का बताइए, तो ऑर्डर वाइज चलते हैं। तो t1/t2 चाहिए अपने को। So what the t1/t2 is going to be? That is going to be 2. So mind this difference कि जब सेंटर से कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट 1/4 हो जाता है, जबकि इस तरह से कनेक्टेड होगा तो 4k होगा। ये आप नोट कर सकते हो। ये k इक्विवेलेंट हो जाएगा 4k। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ।
एक छोटा सा पॉइंट हो गया, इसको फिगर बना करके नोट कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन एज सच आएगा तो डायरेक्टली आपका टाइम सेव हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बच जाएंगे। सो करेक्ट आंसर शुड बी 2। कई लोगों ने 1/2 भी लगाया है, सो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। यस, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर मल्टीपल स्प्रिंग्स रहेंगे तो उस वक्त हम इन सब का इक्वली रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? लेकिन 10-12 स्ट्रिंग्स हो गए तो ऐसे जो हमने लर्न किए K/4 और 4K वाले, तो उनको देखो क्या होता है ना कि डायरेक्ट। मैं समझा पॉइंट आपका। क्या होता है ना कि इनमें सुपरपोजिशन जैसा चलता है, जैसे कि इसके साथ कुछ और भी अरेंजमेंट लगा होता है ना, तो आपको ये देखना होता है कि जैसे ये टोटल एलोंगेशन आया, तो जैसे टोटल एलोंगेशन आएगा किसी 1 की वजह से आएगा, 2 की वजह से आएगा, 3 की वजह से आएगा। तो अगर इस तरह से आ रहा है, टोटल सब कंट्रीब्यूटर है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सभी सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर सभी स्प्रिंग हमको सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो फिर इंडिविजुअल का कितना रोल है वो बताना होता है। अगर सीरीज में हमारे पास ऐसे कनेक्टेड है, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो सभी का K1 K2 K3 वही रहता है जो उनकी वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया तो जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट लर्न किया है, तो उस इक्विवेलेंट को लगा सकते हैं बेसिकली, कि इस तरह से जो बहुत सारे अरेंज होंगे उनको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते देख सकते हैं, और K1 की वैल्यू कितना इक्विवेलेंट में पड़ रही है वो पता कर लेंगे, K2 कितना इक्विवेलेंट में पड़ रही है वो पता कर लेंगे, K3 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इन सब का इक्विवेलेंट अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो एक इंडिविजुअल का इक्विवेलेंट, ये इसलिए क्योंकि आपके स्टेप्स थोड़े से सिंपल हो जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं, और आप अपना टाइम बचा लेते हो। और पर्सनली आई लाइक इज दिस कि आप ऐसे क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि हर बार सॉल्व करो। 2-4 बार आप सॉल्व करोगे तो ये स्टेप्स लिखना आपके लिए उतने लेंथी नहीं रहेंगे। पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके लिए बनाना, फिर इसके लिए रिस्टोरिंग की कंडीशन बनाना, फिर रिस्टोरिंग फोर्स निकालना, यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद आपको पता चल गया कि क्या चल रहा है। दूसरा मेथड भी आपके पास अवेलेबल है, एनर्जी मेथड, उनको भी लगाने का। तो जितना आप इनको लगा कर सॉल्व करेंगे, एडवांस जैसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी कि कुछ उसने वैरी कर दिया या वेरिएशन कर दिया, तो उस केस में आप अपना करेक्ट आंसर निकाल पाओगे। और अभी जो हम लोग के इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, उसको आपको केयरफुली लगाना है। जब एग्जैक्ट सिचुएशन मिलेगा तभी आपको उसको लगाना है। चेंज हो जाएगी तो फिर डेफिनेट सी बात है कि आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे इसी में वो चेंज हो गया, अगर आपने इसको ऐसे रिलेट कर लिया और या फिर उससे कनेक्ट कर दिया, तो कहानी बदल जाएगी, आपका आंसर एकदम गलत अपोजिट आ जाएगा, या फिर रॉन्ग तो डेफिनेटली हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो ये सिचुएशन इज डिफरेंट देन दिस सिचुएशन। एनीवे, अब और भी सॉल्व करने के तरीके हैं। एनर्जी लिखिए, एनर्जी लिखने के बाद टोटल एनर्जी लिखिए, टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये भी एक मेथड, अच्छा मेथड है, इस पे भी आपको क्विक होना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अगर वो कुछ वेरिएशन डिलीवरेटली करते हैं तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग क्विक, solution is also equally important, in fact more important। 18th पर आते हैं। 18th भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसमें इसमें केवल सेकंड फिगर दिया गया होता तो फिर आप सभी लोग सही कर देते। उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड दो फिगर एक साथ दे दिया है, दोनों में पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में पूछ लिया है। तो फर्स्ट फिगर से तो आपको, ये सेकंड फिगर से तो आपको पता चल गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा। ये SHM है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये माइनस एक्सट्रीम पॉइंट है, हम लोग बात कर चुके हैं। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पर होती है, तो ये वाला होगा, थर्ड वाला होगा। तो अपने को थर्ड लगाना है। तो इधर देखिए, थर्ड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, A एंड C। कुछ लोगों ने C भी लगाया, कुछ ने B ऑप्शन भी दिया है। सो थर्ड आपको क्लियर हो गया तो A और C में देना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि फर्स्ट सेकंड में डिसाइड करना है। बहुत ही आसान था। ये पोजीशन आपको दे रखा है और ये डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, माइंडेड। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर। x के स्क्वायर कर दीजिए। x आपको जो दिया गया है उसकी वैल्यू है a cos ओमेगा t, तो बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। अब देखिए जो फंक्शन है वो टाइम के साथ है, ये पोजीशन के साथ था। तो जब टाइम के साथ है तो cos स्क्वायर ओमेगा t को प्लॉट करना है। cos स्क्वायर ओमेगा t को प्लॉट करना आपको आता होगा। तो cos
मैक्सिमम से चलेगा, और ये जो बोल्ड लाइन बनी हुई है यही बोल्ड लाइन आपका आंसर हो जाएगा। सो दैट विल बी फर्स्ट। तो फर्स्ट और थर्ड, तो दोनों बोल्ड ग्राफ जो है वही आपके आंसर है। सो टाइम के साथ प्लॉट करवा सकता है, पोजीशन के साथ प्लॉट करवा सकता है। हम लोगों ने पोजीशन के साथ प्लॉट किया था नोट्स में, टाइम के साथ नहीं किया था। तो टाइम के साथ आप देखोगे ना, टाइम के साथ इस बात पे डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसी है। कॉस ओमेगा टी है तो ऐसा जाएगा, साइन ओमेगा टी है तो फिर अलग हो जाएगा। तो जैसे इक्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट करेंगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, टी का फंक्शन निकालेंगे, साइन स्क्वायर होता तो फिर डॉटेड वाला था। स्क्वायर में सब पॉजिटिव रहेगा इसलिए डाउन साइड नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, इस एक्सिस के नीचे नहीं बनेगा, तो वो आप जानते हो। तो इसको भी नोट कर लेना अपने नोट्स में। और ए कॉस ओमेगा टी के लिए क्या बनेगा, ए साइन ओमेगा टी के लिए क्या बनेगा, दोनों ड्रॉ कर लोगे तो जो भी आएगा वो आप बता सकते हो। फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला भी केस आएगा, तो ना तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है ना ही नीचे से स्टार्ट करना है, फिर बी से कहीं स्टार्ट करना है, फाइव होगा, क्योंकि फाइव का मतलब फेज डिफरेंस होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बॉडी एट द एंड ऑफ स्प्रिंग एस टाइम पीरियड T1 है, टाइम पीरियड T2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में दिखा है। कनेक्ट कर दिया है, किस कनेक्शन में किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो कितना आएगा। तो अगर दो, एक का T1 टाइम पीरियड है, दूसरे का T2 टाइम पीरियड है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ये पूछना चाह रहा है। ये K1 है, इसका T1 है, ये K2 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है आपको। फर्स्ट प्लस सेकेंड सीरीज में भी करा सकता है, पैरेलल में कंबाइन करा सकता है, तो आपको ख्याल रखना होगा। हम ऐसा नहीं बोलेंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, नो, दैट may be correct for certain cases but that's not the case for all cases. This question was the same as last test. ऐसा है क्या, रिपीट हुआ है? रिपीट हुआ है तो फिर आपको पता ही होगा, फिर कुछ बोलने की हमको जरूरत नहीं है। T1 की वैल्यू आप लिखोगे 2 पाई अंडर रूट m by K1, T2 की वैल्यू लिखोगे 2 पाई अंडर रूट m by K2, और इसकी वैल्यू लिखोगे 2 पाई अंडर रूट m by K इक्विवेलेंट। फिर आप जानते हो 1 by K इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 1 by K1 प्लस 1 by K2। यहाँ से K1 निकालिए, यहाँ से K2 निकालिए, यहाँ से K निकालिए, रख दीजिए, तो आप देखोगे कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बनेगा T स्क्वायर, ये आएगा T1 स्क्वायर, ये आएगा T2 स्क्वायर। सो ये रिलेशन बैठेगा जाकर के सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर पहले सॉल्व नहीं किया तो मैंने अभी सॉल्व कर दिया। सो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी द केस इन केस ऑफ सीरीज। पैरेलल क्या होता है, कहानी बदल जाती। पैरेलल में कुछ 1 अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर आएगा। दोनों को निकाल करके एज ए रिजल्ट आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में या प्रैक्टिस बुक में। फ्यूचर में जब फाइनली आप रिवाइज कर रहे होगे, क्वेश्चन भी दिख जाएगा, आंसर भी दिख जाएगा। रिपीट होगा तो आप डायरेक्टली मार्क कर दोगे, अदरवाइज आपको वो एज अ पॉइंट पता रह जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया गया, यू कैन चेक इट। नंबर 20, ये भी एक आईआईटी में आ चुका क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। एक ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग और इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, और स्पीड भी दे रखी है, वेवलेंथ भी दे रखी है, एम्पलीट्यूड भी दे रखा है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्नैपशॉट दिया गया, तो ये स्नैपशॉट दिया गया किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का। हम लोग जानते हैं कि हम बता सकते हैं पी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरह की हम लोगों ने प्रॉब्लम की हुई है। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पूछ लिया है, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो पहले तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट में कैसा दिखेगा। प्लस एक्स पे जा रहा है तो नेक्स्ट मोमेंट में कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो उससे अपने को ये पता चल जाएगा पी किधर जा रहा है, पी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, पी अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा? तो पिक्चर देख करके भी पता चल जाएगा, अदरवाइज आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको ऐसा फिगर ड्रॉ करना होता है जिससे ये दिखे कि पूरा का पूरा फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है। सो इंटायर डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्टर्बेंस हैज शिफ्टेड फॉरवर्ड, ऐसा आगे की तरफ। तो उससे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ये जो पी पॉइंट है ऊपर जाएगा, तो दैट्स द वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट। सो आप देखोगे कि इसको ऊपर जाना चाहिए।
अगर आप इसको ऊपर जाने की बात कराते हो सो बस हो जाएगा। फिर इसका 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि शायद इससे काम हो जाए। हो जा रहा है तो ठीक है। वेलोसिटी जे कैप आनी चाहिए, पॉजिटिव जे कैप, तो ये कैंडिडेट है। ये नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो क्या हो सकता है और क्या होगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाए। और बाय द वे उसने मैग्नीट्यूड सबका बराबर भी दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का कोई यूज नहीं बनता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव चारों में सेम मैग्नीट्यूड दिया है, तो इसका मतलब अगर आप निकालोगे तो यही आएगा। जब आपको कंफर्म है निकालने से यही आएगा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही था डायरेक्शन से, तो इसकी इंटेंशन सिंपली ये थी जानना कि क्या आप डायरेक्शन कैलकुलेशन जानते हो। कैन यू फाइंड आउट कि वेयर द पी पॉइंट इज गोइंग टू गो, वेदर अप साइड, डाउन साइड, एक्स साइड, वाई साइड, माइनस एक्स साइड, तब बता सकते हो। आप लोगों ने भी यही किया होगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो सोल्यूशन भी दिया गया है, आप इस सोल्यूशन को फॉलो कर सकते हो। इक्वेशन बनाइए, वैल्यूज रखिए, और इतना सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। कोई भी एक समझदार इंसान है ये सारा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि इसके लिए लॉट ऑफ टाइम कैलकुलेशन चाहिए। पहले आप ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। नो नीड टू डू द मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, देन यू सी व्हाट इज द डिफरेंस, डायरेक्शन, सो जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड मूव ahead. Question number 21. Again, you will find it's easier one. सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है। x दो मोशन का सुपरपोजिशन है और दोनों x डायरेक्शन में है, तो दिस प्लस दिस दिया गया। आपको इसका एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है? x की मैक्सिमम वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं कि अपने पास x अगर कभी गिवन हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? x की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b स्क्वायर। ये कभी ना कभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब बेसिक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा था। और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। हेंस दिस इज योर आंसर। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। 3 स्क्वायर करना है, 4 स्क्वायर करना है, फिर आप जानते हैं 5 हो जाएगा। आंसर हो गया। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इनको दो SHMs अलग अलग पकड़ो। x1, अच्छा हालांकि सोल्यूशन भी इसी तरह से दे रखा है, तो x1 पकड़ोगे तो आएगा 3 sin 3 pi t। दूसरी SHM है x2 जो कि 4 cos है 3 pi t। फिर इस cos को बदल डालो sin में, तो ये बनेगा sin 3 pi t प्लस pi by 2। sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब आप इसको फेजर पे ले जाओ। पहला का एम्पलीट्यूड 3 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 90 डिग्री पे जाना है पॉजिटिवली, तो ये 90 पे जाओगे 4 है। इसका रिजल्टेंट चाहिए, सो इसका रिजल्टेंट अपने को चाहिए, ये ए रिजल्टेंट होगा, ये 5 हो जाएगा। तो फेजर डायग्राम बना सकते हो और डायरेक्टली ये साइन और कॉस की प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी और डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। सभी ने कर लिया था, सही किया था, अच्छी बात है। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सो यू विल फाइंड they will appear simpler. So if they are coming in the examination, you must be able to do them correctly. Correctly करना ही ज्यादा important है। Question number 22nd. It says the transverse wave amplitude given है, generated at 10 x equal to 0 पे generate कर रहे हो, long string है, tuning fork frequency दे रखी है, यानी frequency of wave पता चल गई आपको। किसी एक इंस्टेंट पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए जो कि 100 सेंटीमीटर पर है वो -5 है, और दूसरा पार्टिकल 200 सेंटीमीटर पे बी है वो +5 पर है। वेवलेंथ अपने को बतानी है, तो बता सकते हैं। फिगर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बना सकते हो कि एक ये x इक्वल टू 0 है, एक पॉइंट यहाँ पर है ए पॉइंट जो कि 100 पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है 200 डिस्टेंस पर है, और इसका पार्टिकल यहाँ पर है, इतना अपने को पता है डाउन साइड है, और दूसरे का पार्टिकल +5 पे अप साइड है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। और इसके बाद अपने को बताना है कि इसकी वेवलेंथ वगैरह क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, स्पीड वगैरह वो दे रखा है। फ्रीक्वेंसी अब देखोगे ना रिलेट करने के लिए तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो।
या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो, या फिर बीच में कुछ और भी हो सकता है। तो बहुत सारी स्टोरीज बन सकती हैं। तो फिगर के बाद फिर हम लोग मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे, मैथमेटिक्स से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आप इक्वेशन पकड़ लीजिए, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये बेसिकली kx माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस kx लिखा हुआ है। आप कुछ भी पकड़ सकते हो। 2 पाई बाई लेमडा और v के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओमेगा हो जाएगा, इसके साथ आएगा तो kx हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो अ वे ऑफ राइटिंग द वेव इक्वेशन। एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, और जो v बाई लेमडा है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है। तो v बाई लेमडा की वैल्यू प्लेस कर देंगे इसको आगे ले जाने के बाद। फिर इसके बाद में जब बोलता है कि x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू -5 है, तो बस y की वैल्यू को -5 रखिए, a की वैल्यू यहाँ रखिए, x की वैल्यू 100 रखिए, और v बाई लेमडा आपको पता है। सो यहाँ से अपने को इस नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि ये साइन के साथ जो आ रहा है वो -12 आ रहा है, और साइन के साथ -12 के लिए हम पता कर लेंगे कि -12 कब आएगा, तो 7π/6 पर आएगा। तो ये यहाँ से अपने को vt k टाइम्स vt -100 पता चल गया। इसके इसी तरह से आप यहाँ +5 रख लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको k इंटू वी टी माइनस 200 पता चल गया π/6 से। अब अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। एक वीटी अननोन एक साथ चल रहा है, और दूसरा लेमडा अननोन है, 2 पाई बाई लेमडा अननोन है। उनको पता कर सकते हैं। सिंस अपने को लेमडा चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं, वीटी को गायब कर दो। वीटी को कैसे एलिमिनेट करना है, दो इक्वेशन है, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। सो कुछ ऐसा बोल सकते हैं इसको, अगर हम के बोल के चलेंगे तो ये आएगा के वी टी माइनस 100 के इज इक्वल टू 7π/6। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड इट आउट लाइक के minus 200k is equal to voice is not clear. Things seems to be fine. It should be clear. Okay, maybe नेट का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो। यहाँ से π/6 यूज कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। रिफ्रेश स्क्रीन। ओके, मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ। आपने लिखा है कैन बी यूज 2π/λ डेल्टा x इज इक्वल टू पाई, देन आंसर कम्स करेक्ट। हाँ, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अभी उम्मीद है कि इम्प्रूव हो जाएगा साउंड। स्क्रीन अगर आपको दिख गया हो तो फिर लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर येट। अगर ये केस है तो 1 मिनट आप मेरे को दीजिए, मैं दूसरा कनेक्शन बैठालता। ओके, भी अभी कम बचा हुआ, सो इट विल टेक 1 मिनट। लेट मी रीसेट इट। अभी कोई इम्प्रूवमेंट आया हो तो आप बोल सकते हो, तो हम लोग आगे बढ़े।
ओके, अभी क्लियर जा रहा है। सो ये स्क्रीन में जो दिख रहा है, लेट मी कंफर्म कि दिख रहा है, यस दिखना चाहिए। सो यहाँ से फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, के की वैल्यू निकल आएगी तो लेमडा की वैल्यू भी निकल आएगी। आपने जो बोला है वो भी एक अच्छा पॉइंट बोला है। क्या होगा कि डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसने ये बोला कि एट अ पर्टिकुलर टाइम द डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसने कुछ बोला है। सो ये जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ये पार्टिकल नीचे जा रहा है और दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट पर है, ये भी 5 पर है, वो भी 5 पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पार्टिकल्स जो है ना आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का मीनिंग होता है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, या फिर एन पाई भी बोल सकते हो, 3 पाई, उस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सो पाई फेज डिफरेंस के हिसाब से आप बात कर सकते हो, जो कि मिनिमम होगा। सो फेज डिफरेंस पाई ले लेंगे। एक बार फेज डिफरेंस हो गया और पाथ डिफरेंस अपने को पता है, पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का लोकेशन का कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस डेल्टा एक्स है। सो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इन दोनों को यूज करके आप लेमडा निकाल सकते हो। अपने को पता होता है क्या कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, या फिर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। गुड, इसको भी आप यूज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो इसमें ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं आउट ऑफ फेज हैं, एक प्लस पर है एक माइनस पर है, और तो ये आउट ऑफ फेज है, इसलिए फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा। पाथ डिफरेंस यानी लोकेशन का डिफरेंस अपने को पता चल रहा है, 100 हो जा रहा है। इन दोनों को यूज करके भी लेमडा निकाला जा सकता है, या फिर इधर से भी निकाला जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेकिन फिर क्या होता है कि अपने को आंसर निकालना होता है, कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे फिजिबल हो सकते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट करने हैं वो, उसके लिए फिर हमने जो पाथ डिफरेंस, ये जो फेज डिफरेंस था, इसको हमको आइडियली 2n+1 बोलना चाहिए था। 2n+1 का मतलब ये हुआ कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो या तो पाई है, या फिर 3 पाई है, या फिर 5 पाई है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में ये क्लियर, अगर वो मिनिमम टाइप का कुछ बोल देता तो फिर n को 0 लेने से काम चलता। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल वेव्स लोकेटेड हो, मल्टीपल वेव्स के बाद ऐसा चल रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज से ये कहीं सब क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना उसको वेव्स को जर चाहिए। तो हम लोग मिनिमम लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है ना कि जब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग पहले मिनिमम के लिए कैलकुलेट करते हैं, और वो अगर मिनिमम के लिए मार्क कर दोगे इंटीजर टाइप में तब भी आपको मार्क्स देगा, हायर के लिए कैलकुलेट कर दोगे तब भी देगा, क्योंकि उसको देना चाहिए। सो इसका नेक्स्ट लेवल के लिए फिर लेमडा कैलकुलेट करेंगे, इससे के जो आएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एन को 1 लो, 3 पाई लो, उससे जो आएगा वो भी एक एक्सेप्टेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट बनेगा एन इक्वल टू 2 के लिए, वो भी एक एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। तो ये जो 2 निकाला गया है वो लिस्ट के लिए निकाल गया। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेव्स इन दोनों के बीच में। सो n इक्वल टू 0 के लिए ये देख रहे हैं। अगर आपने कोई इससे हायर लेवल का लगाया है और आपका रॉन्ग किया गया है तो वो डेफिनेटली करेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो आपको बोल देना है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा कि आपका करेक्ट आंसर जाता है, उसको रिवार्ड कर दिया जाएगा। इसमें मल्टीपल आंसर्स आने वाले हैं और हम लोग जो लिख रहे हैं वो लिस्ट वाला लिख रहे हैं। ओके, क्विकली हम लोग 23, 4, 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मॉड्यूल में डिस्कशन के टाइम पे सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया था और उसके बारे में बताया भी था। तो अगर आपने मॉड्यूल का डिस्कशन देखा है तो आपने ये भी कर लिया होगा। A wire is stretched between two rigid supports with a certain tension, तो टेंशन आपने दे रखा है। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि nth हार्मोनिक में इससे जाता है, और नेक्स्ट हायर ये है, तो 420 is nth हार्मोनिक,
n v/12। नेक्स्ट वाला जा रहा है 490, तो ये होगा n+1th हार्मोनिक। आप जानते हो कि जब दोनों पॉइंट फिक्स्ड होते हैं तो हार्मोनिसिटी सीक्वेंस में जाती है नेचुरल नंबर के टर्म्स में, तो ये v/12 हो जाएगा। अब आपको n चाहिए, डिवाइड कर लीजिए। 420 डिवाइड बाई 490 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n+1। यहाँ से आपको n वैल्यू पूछा गया था, ये 0 डिसअपियर हो जाएगा और 6 7 टाइप का आ रहा है, 7 से कट होते हुए। और अगर 6 7 आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हो n+1, जो कि 6 और 6+1 जैसा लिखा हुआ है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 6 आ जा रही है। तो अगर आपने लास्ट मॉड्यूल का डिस्कशन देखा था और अदरवाइज भी अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर क्विकली कर सकते हो। 6 आंसर आ जाएगा, करेक्ट दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, ये लाउडनेस से रिलेटेड है। हम लोगों ने लाउडनेस भी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू लाउडनेस लेवल। तो आप जानते हो कि लाउडनेस का फॉर्मूला ये होता है, बीटा इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I नॉट। पहले इंटेंसिटी I1 को I पकड़ लिया गया है, बीटा 2 सेकेंड लेवल साउंड लाउडनेस का लेवल के लिए इंटेंसिटी डबल हो गई तो I2 को 2I पकड़ लिया गया। लाउडनेस लेवल में कितना इंक्रीमेंट आया होगा, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डायरेक्टली बनाया था कि I2 बाई I1 आता है, तो I2 बाई I1 करोगे तो log 2 बनेगा। तो बेसिकली ये आ जा रहा है 10 टाइम्स log 2, ये बेस 10 है। तो आपसे पूछा कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा इन डीबी में नियरली, तो log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि सभी को पता रही होगी। अपने मैथ्स में पढ़ा होगा और अदरवाइज ये रफली 0.3 के बराबर होती है। तो log 2 की वैल्यू आप याद रख सकते हो, log 3 की याद रख सकते हो, ln2 की याद रख सकते हो, ln3 की याद रख सकते हो। तो इसकी जब वैल्यू आप प्लेस करोगे तो रफली ये 3 dB के बराबर आ जाएगी। तो इंटेंसिटी को डबल करने से लाउडनेस 3 dB से बढ़ जाती है। तो लाउडनेस का फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज था, दैट्स ऑल। एंड देयर इज द लास्ट क्वेश्चन। This says two particles are executing SHM of same amplitude, frequency along x-axis, mean position इधर से उधर है, दोनों की separation between them x0 plus a है, maximum separation है। अगेन मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, मैक्सिमम सेपरेशन तभी होता है जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के केस के लिए 0 हो जाती है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फिगर बना करके भी। और फेज डिफरेंस पूछा गया, हम लोग इसमें उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं जो एक सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, सोल्यूशन को भी वॉच कर सकते हो, इक्वली वैलिड है। या फिर हम लोग इसको प्रोजेक्शन मेथड से भी डील कर सकते हैं। यहाँ पर एक फर्क है, दोनों के जो ओरिजिन्स हैं या फिर जो मीन पोजीशंस हैं वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, इसका मतलब रेडियाई बराबर रही होगी। पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों के सेंटर्स को हम लोग सेम पोजीशन पे रख देते हैं या फिर दोनों का मीन पोजीशन सेम रख लेते हैं तो उनका जो मीन पोजीशन का सेपरेशन है वो x0 वो 0 हो जाता है। हालांकि ऐसा करना थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा क्योंकि a से वो बड़ा बताया गया है, बट फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस के लिए चलेगा। तो उस केस के लिए आप ऐसा बोलोगे कि उनके बीच का जो डिफरेंस रहा होगा वो अगर ए निकालना है तो ए के लिए जो पार्टिकल्स होना चाहिए वो मीन पोजीशंस पे, मिड पोजीशंस पे होने चाहिए और एक ही डायरेक्शन में चल रहे होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन पर होने के टाइम पर उनके बीच का सेपरेशन जो है वो मैक्सिमम ए हो जाएगा, और x0 अगर उनके मीन पोजीशन के बीच का सेपरेशन कर देते हो तो फिर टोटल सेपरेशन x0 प्लस ए हो जाएगा। आपने लिखा है इफ फेज डिफरेंस इज π/3 देन x0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन a। वो x0 और a दोनों इंडिपेंडेंट स्टोरीज हैं।
इसीलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझे, तो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं रिलेट करता हूँ कि क्यों ऐसा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। देखो, अगर यहाँ पर इसको पकड़ते हैं तो आप पाओगे कि इसकी लोकेशन यहाँ पे मिलेगी और इसकी लोकेशन यहाँ पे मिलेगी। एक मेथड, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, प्रॉपर ये भी बेसिक मेथड है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, उसको अवॉइड करना चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो सेकंड को। उस केस में अगर आप इस एंगल को थीटा पकड़ते हो तो ये भी थीटा ही रहेगा, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस ए होती है, यहाँ पर आप साइन 90 लगा सकते हो, साइन थीटा लगा सकते हो। साइन थीटा इज गोइंग टू बी a/2 डिवाइड बाई a, दैट इज हाफ। सो हाउ मच थीटा इज गोइंग टू बी? थीटा इज गोइंग टू बी π/6। तो फेज डिफरेंस, ये टोटल डिफरेंस जो होता है वो फेज डिफरेंस होता है, फाई 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, π/3 के बराबर हो जाएगा। सो सिंस उसने फेज डिफरेंस पूछा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आना भी चाहिए। जैसे कि उसने बोला x0 है और a है, x0 a से बड़ा है, तो SHM जो होता है ना, SHM के लिए जो फेज की बात हम लोग करते हैं, फेज, तो फेज के लिए ये मैटर नहीं करता है कि मीन पोजीशन आपने लोकेट कहाँ पर की है। मतलब ये कि अगर हमारी ये मीन पोजीशन है और अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पर है तो इसका हम फेज, अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है तो इनिशियल फेज इसका 0 बोलेंगे, इनिशियल फेज। नो, ये लेट्स से कि ये जो O पॉइंट है वो x इक्वल टू x0 पर है, और उस x0 पर भी अगर उसकी मीन पोजीशन पर ही आप पार्टिकल को रखते हो तब भी उसका इनिशियल फेज 0 रहेगा। तो जो इनिशियल फेज होता है दैट इज रिलेटेड टू द मीन पोजीशन एंड दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द मीन पोजीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये पॉइंट आपको समझता है तो यहाँ पर जो उसने बोला है दो SHM हो रही है और वो x0 है, तो x0 को बस अपने को क्या करना है कि एक का मीन पोजीशन अगर हमने यहाँ पे चूज किया O1, तो दूसरे को हमको काफी दूर चूज करना है O2। इतना दूर दूर चूज करना है कि ये अपना अगर एक्सट्रीम पोजीशन तक भी आता है, ये डिस्टेंस हमारा x0 है, तो ये एम्पलीट्यूड से बड़ा रह जाएगा, और ये अपना SHM करेगा और ये भी अपना SHM करेगा। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो इस बात पे डिपेंड कर रहा होगा कि वो इनिशियली कहाँ कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो इनिशियल फेज कितना था उनका डिफरेंस करा देंगे। सो उसके लिए फिर आप ये फिगर यूज कर सकते हो। सो ये जो फिगर है ये x0 यानी मीन पोजीशन के लोकेशन से इंडिपेंडेंट है। आपने कुछ लिखा है, मैं उसका भी आंसर एग्जैक्टली दे देता हूँ। इफ फेज डिफरेंस इज π/3 देन x0 cannot be greater than this. Now x0 can be greater than a for any phase difference, for any phase difference. और इसने भी ये बोला है कि x0 की जो वैल्यू है वो a से बड़ी है। तो a से बड़ी उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कितना भी दूर बना सकते हो, और उनके बीच का सेपरेशन x0 प्लस a बोल रहा है। अगर मैक्सिमम सेपरेशन x0 प्लस a बोल रहा है तो फिर आप उसको थोड़ा सा और पास लेके आओगे। अभी जो मैंने आपको दूर वाला कंडीशन बताया उसको यूज करने के लिए बताया, x0 प्लस a हो रहा है, तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर बनाया भी होता है जहां पर मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, तो आप कितना भी दूर बनाओ चलेगा यहाँ पर इस लैंग्वेज को लेकर के, ये x0 है आपका। तो सिचुएशन ये है कि अगर ये पार्टिकल आपका यहाँ पे जा रहा है तो ये पार्टिकल को यहाँ पे जाना चाहिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं, दूसरा पार्टिकल को यहाँ पे होना चाहिए, ये लोकेशन पे। दिस शुड बी डिस्टेंस एज a/2, दिस शुड बी डिस्टेंस एज a/2, और इसकी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी बराबर रहेगी। अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब अब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम है। सो अब देखो कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना जा रहा है, a/2 प्लस a/2 दैट इज a, और ये मीन पोजीशन का सेपरेशन जो x0 है वो ऑलरेडी है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि why a/2। अगर ये आपको समझने में इश्यू है तो वो एक समझा जा सकता है कि why a/2। वो इसलिए क्योंकि उसने बोला कि दोनों के बीच का सेपरेशन a है, x0 प्लस a है,
तो x नॉट a प्लस तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ये कैसा सेपरेशन है? ये मैक्सिमम सेपरेशन है. Maximum separation occurs when the two particles have same velocity. That means relative velocity has to be 0. अच्छा, दोनों की velocity same कब होती है? जब वो mean position से same distance पर होते हैं, either side, या तो plus side या फिर minus side. So particle अपनी mean position से same distance पर होते हैं दोनों sides में, तो उनकी velocity same हो सकती है. Are you getting my point? और अपने को मैक्सिमम सेपरेशन चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए एक को पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरे को माइनस डायरेक्शन में रखने का, और दोनों के बीच का गैप बराबर रखने का. सो ये a नॉट बाई टू a बाई टू हो गया, क्योंकि टोटल a दिख रहा था, तो उसका हाफ कर दिया इधर, हाफ कर दिया इधर, x नॉट बीच में हो गया. तो ये एक्चुअल सिचुएशन इज दिस. उसी को मैंने ग्राफ पे बना दिया. अब इस एक्चुअल सिचुएशन को आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर हो जाएगा. आपने लिखा बट दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट x नॉट इज ग्रेटर देन a. यस, सो वी हैव मेड द x नॉट इज ग्रेटर देन a. यहाँ पर मैं जो क्रक्स पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, x नॉट और a में कोई खास रिलेशन नहीं है. सो क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है x नॉट और a में, तो आप x नॉट को कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन फिगर अपने को ऐसा दिखाना होगा कि वो ओवरलैप ना करे, थोड़ा सा दूर जाए. आई मीन लाइक ऐसा ना हो कि इसका मकसद ये है कि ये वाला a इस मीन पोजीशन को इधर क्रॉस नहीं कर जाना चाहिए. सो ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम टच करने या ओवरलैप करें चलेगा, लेकिन ये a इस मीन को क्रॉस नहीं करे. x नॉट इन दिस केस इज a, so I rejected this case. नहीं, इस केस में x नॉट a नहीं, x नॉट कैन बी ग्रेटर देन a एज वेल. और ये जो पॉइंट है सेम वेलोसिटी वाला, वो अपने को पकड़ना है. एक बार वो पकड़ लिया तो अपना काम हो जा रहा है. फिर इसके बाद में इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, वहां से π/3 निकाल सकते हो. अदरवाइज जो बेसिक तरीके से सॉल्व किया है वो मैं बता देता हूँ. आप x1 पकड़िए, x2 पकड़िए, उसकी फिगर बनाइए और x नॉट कोई नंबर दिखाइए. फिर जो PQ डिस्टेंस होगा, इसके बारे में बात करते हैं. ये जो P है और ये Q है, ये सेपरेशन अपने को देखना है और इसी सेपरेशन को मैक्सिमाइज करना है. तो जो मैक्सिमाइज करने का लॉजिक है वो मैंने एक लाइन में कवर कर दिया, क्योंकि उनकी वेलोसिटी सेम होना चाहिए, सेपरेशन वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. सो इस x को पहले ये कैलकुलेट करेगा. x कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? उसके लिए आप देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक x नॉट है, उसमें से x1 कम कर दूं, x2 ऐड कर दूं. सो x नॉट में से x1 कम किया, x2 ऐड किया, तो वो ये नंबर बन जा रहे हैं. ये PQ का सेपरेशन है. अब इसी x को आपको क्या करना है? इसी x को मैक्सिमाइज करना है. अब इसमें आप x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और x नॉट को रहने दो. x नॉट रहेगा क्योंकि x नॉट एक नंबर है, वो गिवन है. फिर x को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करोगे? इनकी जैसी वैल्यूज रखी, थीटा बीटा लगाया, PQ की वैल्यू ये आ गई. जब इसमें sin C sin D का लगा दिया तो इस फॉर्म में आ गया. अच्छा, ये जो 5 1 5 2 है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, टाइम के साथ यही चेंज करेगा सेकंड वाला टर्म. हम चाहते हैं कि PQ मैक्सिमम हो. PQ मैक्सिमम होगा. अब देखो ये जो टर्म है वो माइनस के साथ लिखा गया है, तो सबसे पहले बात तो ये साइन वाला टर्म 1 या -1 होना चाहिए. सिंस ये -1 है तो इसलिए इसको -1 होना चाहिए. तो इसको -1 कर दिया तो इससे PQ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. PQ विल बी मैक्सिमम फॉर दिस. अच्छा, इसको मैक्सिमम करने से मैक्सिमम वैल्यू -1 करने से ये नंबर आ गया. अब PQ मैक्सिमम का मतलब इस नंबर के बारे में बात करना है. अब 5 1 - 5 2 क्या हो सकता है? वो इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करता है. अगेन आप बोलोगे कि इसकी जो ये इसने बोला है कि गिवन दैट PQ मैक्स इज दिस. अच्छा, ये मैक्सिमम अपने को दिया गया है, तो इस मैक्सिमम को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इन दोनों रिलेशन को आपस में हैंडल करोगे तो फिर इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, हाफ आ जाएगी. एक बार इसकी वैल्यू हाफ पता चल जाएगी तो फेज डिफरेंस पता चल जाएगा. तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया. इसमें x नॉट को हम a से बड़ा रख रहे हैं. और किससे छोटा है इसके बारे में कोई बात नहीं है. वो 2a से छोटा हो सकता है, 2a से बड़ा हो सकता है, 3a से बड़ा हो सकता है, 5a से बड़ा हो सकता है, n a से बड़ा हो सकता है, चलेगा. लेकिन a से बड़ा होना चाहिए. दैट्स व्हाट इट इज. सो आप दोनों मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो. सो ये 25th हो गया और आपको टाइम भी हो गया, काफी टाइम हो गया इनफैक्ट. सो
एनीवे आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें क्विकली। करेक्शन वाली पॉइंट देख लेते हैं। करेक्शन एक क्वेश्चन में करेक्शन आया है, दैट्स ऑल। कोई और करेक्शन आपको लगा हो तो एक बार बोल सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2, और इस 2 को बोनस किया गया बिकॉज ऑफ ऑप्शन absentee। रेस्ट वाज फाइन। सो आप एक बार इसको फिर से ट्राई कर लीजिए पेपर को, कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने पूरा कर लिया है सो ट्राई कि नेक्स्ट टाइम आपको मतलब आउट ऑफ मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। जो एरर्स हमको मिनिमाइज करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।